जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं दोस्तों अजय प्रजापति हूं। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लाइन जो भर्ती निकली है मध्य प्रदेश। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन में जो भर्ती निकली है उसके लिए क्लासेस। दोस्तों यदि आप भी ITI रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे लाइन परिचालक, सर्वे परिचालक, तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम यहाँ कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी। दोस्तों ये हमारी 4th क्लास है। प्ले लिस्ट में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, जरूर वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अब सर इस क्यों देखें तो मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि यहां पर मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन करूंगा। ऐसे नहीं करूंगा, जो एग्जाम में आए हैं उन सभी को, और आप भी सोल्व करोगे। क्या ये क्वेश्चन इतने सरल आते हैं? तो दोस्तों आप पूरी वीडियो को देखें, और पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पीपीई क्या होता है? तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ये सर होता क्या? जब किसी व्यक्ति को ऐसा उपकरण जो व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे, जैसे आपने हेलमेट पर, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको हेलमेट क्या दे रहा है? सेफ्टी दे रहा है, एक्सीडेंट होने से बचाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो सर पर क्या देगा? चोट लगने से सुरक्षा देगा। तो ऐसे उपकरण जो किसी पर्सनल यानी कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा देते हैं, उसी को हम काय में रखते हैं? पीपीई में। क्लियर है आपको? तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे आप कई कंपनी में काम कर रहे हो, आप हेलमेट पहन रहे हो, तो ये भी क्या है? पीपीई है। वैसे आप लाइट का काम कर रहे हो, हाथ में ग्लव्स पहन रहे हो, तो ये भी क्या है? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत यानी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जो उपकरण बने उसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीई। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। अब सर पीपीई होता क्या है? तो कारखाना अधिनियम 1948 में इन्होंने 2 नियम दिए थे पीपीई के, ये याद रखना दोस्तों। कारखाना में यानी कंपनी में सरकार ने 2 नियम दिए। कारखाना अधिनियम के अनुसार 1948 में कंपनी में सारे सेफ्टी के उपकरण होना चाहिए। यानी दोस्तों आपने देखा होगा, यदि कई कंपनी में आप देखते हो या आप यदि एमपीवी में देखते हो, तो लाइट का काम करने से पहले आपको हेलमेट पहनना है, ग्लव्स पहनना है, सेफ्टी शूज पहनना है। तो कंपनी को एक रूल है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार उनको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण रखना पड़ेंगे अपनी कंपनी में। क्लियर है? दूसरा होता है कर्मचारी कानून नियम। कर्मचारी कानून नियम ये कहता है, 1996 में इसको लागू किया गया कि भैया आपने कंपनी में हेलमेट वेलमेट सब कुछ रख दिया, पर जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, वो तो उसको यूज ही नहीं कर रहा है। तो भाई आपने केवल देखने के लिए थोड़ी रखा है। तो कर्मचारी कानून बनाया गया। उन्होंने बोला 1996 में, कब बनाया? 1996। उन्होंने बोला कि इसमें सभी जो भी व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, ऐसा काम जहां पर पीपीई की जरूरत है उसको पहनना अनिवार्य। क्लियर है दोस्तों? तो इतना आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसको किसने लागू किया था? BIS, भारतीय मानक संस्था ने इसको लागू किया गया था। पीपीई, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। दोस्तों ये अभी अब मैं क्वेश्चन करूंगा, ये बहुत बार आया पीपीई का फुल फॉर्म और कौन सा पीपीई कहां होता है। तो ये आपको पीपीई दिख रहे होंगे, हाथ में जो ग्लव्स है, हेलमेट है, आंखों में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, चश्मा लगाया, ठीक है। हम यदि कोई ऐसा काम कर रहे हैं सेफ्टी वाला, ठीक है, हम यानी एप्रिन, जैसे मान लीजिए आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जहां पर जैसे डॉक्टर है, एक अप्रिन व्हाइट कलर का पहन रहे हैं, तो वो क्या है? उनका एक पीपीई है। क्लियर आपको? इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? पीपीई किट। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। अगले पे चलते हम। अब पीपीई में किसको रखा गया? अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है, इसलिए मैं इन सभी को लाया हूं दोस्तों। बस एक मेहनत के लिए आप लाइक कर दीजिए यदि आपको समझ में आ रहा। पीपीई 1, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में 1 नंबर पे हेलमेट को रखा गया। क्या नंबर पे रखा गया? हेलमेट। यदि आप हेलमेट रख रहे हो तो पीपीई 1 में रखा गया है। पीपीई 2 में किसको रखा है? सेफ्टी शूज, यानी आप जो जूते होते हैं, सुरक्षा वाले जूते, उनको पीपीई 2 में रखा गया है। पीपीई 3 में किसको रखा गया? फेस मास्क। यदि आप कोई वेल्डिंग का काम कर रहे हो या पूरा फेस मास्क यूज करके कोई काम कर रहे हो, ऐसा कोई जिससे नुकसान हो सकता है, वहां पर जो फेस मास्क यूज करो, पीपीई 3 में रखा गया। हैंड ग्लव, हाथ के मोजे को, दस्ताने को काय में रखा गया? पीपीई 4 में। आंख और चेहरा, यदि आंख और चेहरे को ढकने के लिए यदि कोई उपकरण यूज कर रहे हो उसको पीपीई 5 में रखा गया है। ठीक है। कपड़े और एप्रिन, यदि आप ऐसे कपड़े पहन रहे हो जैसा आपने देखा था कोरोना में, जो पीपीई डॉक्टर कपड़े पहन रहे थे पूरा, तो वो काय में आया था? पीपीई में, पीपीई 6 में दोस्तों। पीपीई 7 काय में आता? कान, जिसको हम एयर मड बोलते हैं, जिससे हम कान के जो हम स्पीकर होते हैं ना, वैसे साउंड कंपनियों में क्या होता है, बहुत सारा मशीनें चलती, बहुत साउंड होता है, तो वहां कान इतने जो डेसिबल सहन नहीं कर पाते, तो उनको क्या देते? मग दे देते, तो वो क्या करते हैं? कान को प्रोटेक्शन करते हैं। पीपीई सेफ्टी उपकरण,
सेफ्टी उपकरण यानी जैसे सेफ्टी बेल्ट हो गया। आप देखते होंगे यदि लाइट का काम कर रहे हो तो आप ऊपर खंबे पे चढ़ते हो, भाई खंबे से गिर भी सकते हो, तो वहां सेफ्टी बेल्ट होता है कि भाई हमने टांग दिया कि कहीं ना कहीं हम क्या पकड़ ले। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। आप इलेक्ट्रिसिटी जो इस डिपार्टमेंट जान रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वहां सेफ्टी तो आपको रखनी पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आगे आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा तो दोस्तों आपको लगेगा हाँ सर ये क्वेश्चन आते ही आते और हमको अभी तक समझ में ही नहीं आया था। तो अगला है सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा संगठन। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सुरक्षा संगठन, उसकी जगह बस एक लाइक चाहिए मुझे। संगठन का मतलब होता है संस्था। सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया कि आप सभी को यानी सभी देश में कि भाई सुरक्षा के लिए आपको क्या क्या चीजें रखनी है। तो उन संस्थाओं के नाम क्या एग्जाम में दोस्तों ये आते हैं। तो सबसे पहला नाम है ओसा। क्या है? ओसा। सर ओसा क्या होता है? ये अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका वालों का है। ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्टर, इसको याद रख लीजिए। दूसरा होता है नेफा, मैं अभी डीप में समझाऊंगा सब चीज को। नेफा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, NFPA, ये अग्निशामक जो आग होती है आग के बारे में सुरक्षा को नेफा कहते हैं। दूसरा होता है नेमा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। नेमा यानी जहां जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल स्विच जहां मैन्युफैक्चर बनते हैं, स्विच MCB ये सारे यानी इलेक्ट्रिकल उपकरण बनते हैं, तो वो क्वालिटी की चेक करने के लिए एक संस्था बनी जिसको बोलते हैं हम नेमा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। समझ में आया हो? अगला होता है नेका, नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। आपने देखा ठेकेदार जो होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश बिजली विभाग में भी क्या करते हैं, ठेके पे चलती है, तो उसमें भी बहुत सारे ठेके लेते हैं कि खंबे गाड़ने का ये, तो उस ठेके के अकॉर्डिंग यानी भैया काम यानी सही लाइसेंसधारी को काम दिया, जिसको काम याद है, तो ये चेक करते हैं ये इसमें। उसका होता है ISI, बहुत IMP दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा मापन यानी अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइज। अगला होता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्था, इसको बोलते हैं भारतीय मानक। अभी डीप में समझ जाऊंगा, आपको समझा दूंगा। PMEN, प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल, PMEN प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल। आखिरी होता है NEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। तो ये सभी को मैं डीप में बता देता हूं थोड़ा, जो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सर हमारा होता है नेफा। नेफा होता क्या? NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये लिखा हिंदी में भी दोस्तों, मैंने पूरा हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन। ये 1896 में दिया था। इसमें बताया गया था कि जब यदि इसका उद्देश्य आग और बिजली से संबंधित खतरे के होने के कारण जो मृत्यु हो जाती है, जो आर्थिक नुकसान हो जाता है, उसको कम करने का किसकी जिम्मेदारी? नेफा। तो इसके लिए एक संगठन बताया कि आप भैया आग और जो बिजली के से मृत्यु हो जाती है तो आप ये कैसे कम करेंगे, तो इसके सुझाव लोगों को दो। तो इसके लिए संगठन क्या बनाया गया? नेफा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन। क्लियर? अगला होता है हमारा नेमा, नेमा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। नेमा जो है इसका फुल फॉर्म यही है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये अमेरिका का के द्वारा विद्युत निर्माता को एक व्यापार संघ होता है, जहां यह प्रदर्शित करता है कि भाई हमारे जो भी इक्विपमेंट बनाया वो हमारा सही है या नहीं। तो ये अमेरिका द्वारा विद्युत जो भी इलेक्ट्रिकल के जितने भी उपकरण हैं उनको भाई क्वालिटी उनकी सही है कि नहीं, ये बताता है नेमा। क्लियर है? पूछा जा सकता है नेमा कहाँ का? नेका, नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, ये दिख रहा होगा। तो जो बिजली के हम ठेकेदार होते हैं, तो उन ठेके वो सरकारी ऐसे संगठन है जो भारत में बिजली के श्रम और दक्षता को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। यानी भैया आपको क्वालिटी, आप नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर तो ले रहे हो आप लाइट का, पर आपको क्वालिटी के साथ काम करके देना है, ये कौन चेक करने आता है? नेका। जब भी आपके यहाँ मान लो कोई गवर्नमेंट में यानी इलेक्ट्रिकल काम हुआ है, तो उसको जो वहां के लोग चेक करने आएंगे वो कौन आएंगे? नेका के। कोई कंफ्यूजन किसी को? अगला होता है हमारा NEC, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ये विद्युत वायरिंग के अकॉर्डिंग जो कोड यूज होते हैं कि आपको इस जैसे भैया आपको कहां पर फेज देना, कहां पर न्यूट्रल देना, सॉकेट में क्या देते हैं, स्विच में क्या देते हैं, तो ये कोड होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। 2011 के अकॉर्डिंग प्राथमिक दायरा इलेक्ट्रिकल वायरिंग और उपकरणों को सुरक्षित स्थापना और उपयोग की दिशा निर्देश प्रदान करना। यानी ऐसा नहीं आप कहीं भी लगा दो। तो ये बोलता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कि आपको कोड के अकॉर्डिंग ही वायरिंग करना। जैसे आपको फेज हमेशा कहां देना चाहिए? स्विच में देना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आप जो सॉकेट में दे रहे हो तो राइट हैंड साइड पे फेज और न्यूट्रल देना चाहिए। तो ये सब कोडिंग के अकॉर्डिंग भाई आप कहीं भी कर रहे हो।
ठीक है, आप जो स्विच बोर्ड लगा रहे हो तो आपको कितने ऊपर लगाना चाहिए, 4 फीट ऊपर लगाना चाहिए फर्श से, तो ये सब इसके अकॉर्डिंग आता है दोस्तों। अगला होता है, इसी में नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड का भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कि ये किसके थ्रू है, तो ये नेफा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के थ्रू 70 के विद्युत तार और उपकरणों की सुरक्षित स्थापनाओं के लिए एक संयुक्त राज्य अमेरिका का मानक दिया गया है। तो नेशनल इलेक्ट्रिक कोड किससे किया गया है, हमारा नेफा से। किससे, नेफा। क्लियर है, जो कितना है 70, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगला होता है हमारा ISI। अब ISI क्या होता है सर, ISI होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक संस्था। इसको याद रखना दोस्तों, भारतीय मानक संस्था। ISI की स्थापना 6 जनवरी को की गई थी, ये 1947 में हुई थी, 6 जनवरी 1900। ISI चिन्ह की पहचान, आपने देखा होगा कोई भी उपकरण लेने जाते हैं तो उस पर ऐसा चिन्ह बनाता है ISI का। क्लियर कि वो क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, ये बताता है कौन सा चिन्ह हमारा ISI। यानी भाई उसको सरकार, आपने कोई भी उपकरण बनाया, जैसे मान लीजिए 6 एम्पियर की MCB बने, तो वो रियल में 6 एम्पियर की नहीं, आपने जो बस इस पे लिख दिया, तो इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद गवर्नमेंट इस पे किसकी मार्क लगाती है, ISI की। तो ISI की स्थापना हुई थी हमारी 6 जनवरी 1947 को हुई थी, कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता और सुधार के मानक को दर्शाता है कि आपकी क्वालिटी कैसी है और उसकी सुरक्षा के मायने क्या है। क्वालिटी अच्छी दी पर सुरक्षा सेफ्टी है ही नहीं, तो इसको भी कौन चेक करता है, ISI। पर 1987 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, BIS। क्या रख दिया गया दोस्तों, BIS। सर क्यों, ऐसा क्यों करा, क्योंकि इसका नाम इसलिए बदला गया, BIS इसलिए रखा गया क्योंकि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम भी ISI था, तो उसीलिए उसका नाम 1987 में बदल के क्या रख दिया, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्था। हिंदी में दोनों का नाम सेम है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI का फुल फॉर्म है BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्था, भारतीय मानक संस्था। क्लियर है दोस्तों। इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है, इसमें B का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और इसमें होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। क्लियर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अगले पे हम चलते हैं दोस्तों, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है जो विभिन्न राष्ट्र मानक संगठनों के प्रतिनिधि से मिलकर बना है। यानी अलग अलग जो नेशनल, अलग अलग देशों के जो संगठन है, राष्ट्र सुरक्षा संगठन, उन सभी को मिलाकर क्या बनाया गया, एक इंटरनेशनल बनाया गया, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी, इन सभी को शामिल किया गया। इससे यह है कि जो उद्योग में जो काम चल रहा है वो क्वालिटी का हो, उसमें विकास हो और वो ज्यादा क्या हो, फैले। क्लियर है, ISO का मतलब ये होता है। अब ISO का मुख्यालय पूछ लेते हैं, पहले तो कभी पूछते हैं ISO का कहाँ है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों इसका इंग्लिश नाम ही हम मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फुल फॉर्म है ना। अब इसका क्या होता है, ISO का मुख्यालय का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहां पर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब इसके 2 मानक दिए गए, 2 मानक इनको याद रखना है दोस्तों आपको। एक ISO 9001, ये गुणवत्ता बताता, क्वालिटी बताता है। यदि किसी पे देखना, आप कोई भी उपकरण आता है, ISO लिखा है उस पर, जिस 9001, यदि इलेक्ट्रिकल के उसमें, तो ये बताता है उसकी क्वालिटी। क्या बताता है, क्वालिटी। जैसे जो इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं ना, उन पे लिखा रहता है कि ये कौन सी कैसी क्वालिटी, गुड क्वालिटी का है। तो ये इसरो में क्वेश्चन आया था। उसके बाद यदि कोई पर्यावरण संबंधित बताता है तो ये बताता है 14001। क्लियर है, 9001 बताएगा क्वालिटी और पर्यावरण संबंधित बताएगा 14001। दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आए, आप बिल्कुल वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको समझ में आएगा। PPE का पूर्ण रूप है, पहला क्वेश्चन UPPCL के एग्जाम में आया था 2019 में। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट इसका आंसर आएगा। इक्विपमेंट, हाँ सही है, इक्विपल लिखा है, इन सभी में अलग अलग है, तो आपको एक जैसा नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसरो अहमदाबाद में क्वेश्चन आया था। आर्क वेल्डिंग का था, काला चश्मा नहीं, आवरक नहीं, धूप का चश्मा नहीं, साफ चश्मा पहनना आपको, जिससे आप वेल्डिंग करते समय आपको दिख जाए। तो क्लीन चश्मा तो पहनना, पर कैसा चश्मा पहनना, साफ वाला। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस PPE का नाम बताइए। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 की एग्जाम में दोस्तों ये आया था। दोस्तों यदि आप भी ITI कैंडिडेट हो तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर की भी क्लासेस चल रही, रोज 9:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगी मॉर्निंग में, हमारी प्ले लिस्ट डली हुई है दोस्तों। तो क्या है ये, क्या दिखा रहा है मुखौटा, तो देखो दोस्तों ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका, आपके कान भी प्रोटेक्ट है और आपका चेहरा भी प्रोटेक्ट है। तो चश्मा तो नहीं है, नाक का कोयल नहीं है, हेलमेट तो नहीं है, हेलमेट का काम कान को प्रोटेक्ट भी नहीं करना होता। एयर मफ एंड हेड शील्ड, एयर मफ यानी कान को ढकने वाला और साथ में हेड शील्ड यानी सर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है ना, पूरे चेहरे, कान और चेहरे को प्रोटेक्ट करने वाले को हम कहते हैं एयर मफ के साथ हेड शील्ड। क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। घरेलू बिजली वायरिंग पे काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घर में काम कर रहे हो तो आपको कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण की जरूरत नहीं है। दस्ताने, दस्ताने यानी हाथ के मोजे, विद्युत रोधी जूते यानी आप जूते पहनना चाहिए, हाँ इंसुलेटेड। काले चश्मे, विद्युत रोधी उपकरण, उपकरण का मतलब विद्युत रोधी का मतलब होगा जैसे भैया ऐसा नहीं कि लोहा यूज करने लगेगा, पेचकस है तो उसके पीछे का भाग होना चाहिए प्लास्टिक का, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी क्या नहीं होना चाहिए, काला चश्मा। काले चश्मे से कोई मतलब नहीं है अपने को, हम वेल्डिंग का काम करेंगे तो चाहे चश्मे की जरूरत है। क्लियर है दोस्तों। तो ये UPRN में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है ना, सेफ्टी उपकरण इनमें से कौन सा नहीं है मानक को हम जब्त करें तो ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था 2012। वेल्डिंग गोगल्स, यदि हम सेफ्टी के अकॉर्डिंग वेल्डिंग कर रहे हैं तो गोगल्स हमको पहनना चाहिए। स्क्रू ड्राइव, सेफ्टी बेल्ट, इंसुलेशन, हैंड ग्लव्स और सेफ्टी शूज। स्क्रू ड्राइव है ना जो सेफ्टी गैजेट, जो गैजेट नहीं है तो ये सेफ्टी में नहीं आता, ये तो काम करने वाला एक इक्विपमेंट है। सेफ्टी उपकरण वेल्डिंग गोगल्स, सेफ्टी बेल्ट है, इंसुलेटर, हैंड ग्लव्स और सेफ्टी शूज है, ये सब हमारे क्या है, सेफ्टी उपकरण है। जबकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है या हम कह सकते हैं एक टूल है जो हम काम करने के लिए, हमारा इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए काम आता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय मानक संस्था। इसका पहले क्या नाम था, ISI। क्लियर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं BIS को, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर है दोस्तों। तो बाजार में BIS इसलिए बनाया गया कि बाजार में उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता का सामान है, तो बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि के लिए क्या बनाया गया इन्होंने दोस्तों, BIS का स्थापन किया गया था। तो DMRC दिल्ली मेट्रो में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों 2020 में। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। विद्युत उपकरणों और मशीनों पर BIS चिन्ह के प्रकार के मानकों का अनुपालन को इंगित करता है। तो विद्युत जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या उपकरण है तो उस पर BIS क्या बताता है, क्या बताता है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक, पर्यावरण अनुकूल उद्योग विशिष्ट प्रदर्शन। BIS का फुल, ये राष्ट्रीय गुणवत्ता, इसमें ना क्वालिटी वाली चीज है। BIS राष्ट्रीय होता है, भारतीय मानक संस्था, BIS का फुल फॉर्म, ये राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक बताता कि हाँ इसको चेक किया गया है नेशनल तरीके से कि ये हमारा उपकरण जो भी है जिसने बोला है वो क्वालिटी और सेफ्टी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। क्लियर है दोस्तों। सेंट्रल पावर एग्जाम में पूछा गया था ये 2023 में, अभी रिसेंटली ये एग्जाम में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 में किस धारा में विद्युत भाग कार्य की सुरक्षा प्रक्रिया को और पद्धतियों संबंधी दिशा निर्देश शामिल है। इन्होंने बोला है राष्ट्रीय विद्युत संहिता, राष्ट्रीय विद्युत संहिता यानी BIS भारतीय विद्युत संहिता के अनुसार 2011 में किस करंट, धारा का मतलब होता है करंट, में विद्युत धारा के कार्य को सुरक्षा प्रक्रिया में पद्धति सम्मिलित किया है। यानी आप करंट का काम कर रहे हो, किस संबंधित में इन्होंने इस बोला है, इन्होंने बोला राष्ट्रीय संबंधित करते हुए ये बोला है कि आप किस करंट में आप सेफ हो। तो इन्होंने 2011 में एक निर्देश दिया था कि भाग 1 2011 भाग 1 याद रखेगा दोस्तों, करंट यानी धारा 19 यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल जो कोड था 19 के अकॉर्डिंग आप यदि कोई काम कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग वो आप क्या हो, सेफ हो। क्लियर है। ये DSSB एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेमा का पूर्ण रूप है, UPPCL में क्वेश्चन आया था दोस्तों 2019 में। तो नेमा नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, यानी किसी भी उपकरण की को बनाने, ये जो उपकरण मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उत्पादन होता है तो उसकी क्वालिटी को चेक करने का काम क्या होता है, नेमा का, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो हम देखते हैं नेशनल
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक है, गलत है। नेशनल इलेक्ट्रिकल, मार्केटिंग तो नहीं आएगा। नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, हमारा सी इसका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC को प्रकाशित करता है? सेंट्रल पावर के एग्जाम में आया था 2023 में। तो दोस्तों हमारा अभी मैंने बताया था नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, यहां पर विद्युत वायरिंग से संबंधित सारे कोड दिए गए। आपको जो भी इलेक्ट्रिकल का काम करना है, जैसे मान लीजिए आपको फैन लगाना है तो फैन छत से कितना ऊपर होगा? 3.2 मीटर, इतने ऊपर लगाना है आपको। आप जो बल्ब लगाते हो तो कितना? 2.5 मीटर होना चाहिए। तो ये सारे रूल जो दिए गए हैं ना, सब किसमें? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड में गए। तो इसको किसने बताया था? तो मैंने बताया था नेफा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। कितने भाग में? 70वें भाग में इसको बताया गया था। क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। PMEN प्रणाली का विस्तार क्या है? PMN, तो हम पी का मतलब होता है प्रोटेक्टिव, यानी सुरक्षा देना। M का होता है मल्टीपल, बहुत सारे। E का मतलब होता है अर्थिंग, और N का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी बहुत सारे अर्थिंग और न्यूट्रल से सुरक्षा देने वाले प्रणाली को बोलते हैं PMEN, प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल। यानी आपने देखा होगा जैसे ग्रिड होती है, वहां पर बहुत सारे अर्थिंग और न्यूट्रल होते हैं जमीन में, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई कि वो आपको कितनी दूर पे लगाना है, क्या चीज है वो सही है कि नहीं, तो ये होता है PMEN, प्रोटेक्टिव मल्टीपल अर्थ न्यूट्रल। यह टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के एग्जाम में 2011 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी दोस्तों, किस तरह से हम सारी चीजें आपको समझा रहे हैं। अगला, काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा नियंत्रण को निर्धारित करने वाला मुख्य कानून कौन सा था? तो मैंने बताया था पीपीई के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने 2 नियम बताए थे। कानून, कर्मचारी नियम बनाया था और कंपनी में काम करने, कंपनी में के लिए एक नियम बताया था। तो यदि काम और स्वास्थ्य और सुरक्षा को देख के याद रखिएगा, एक कर्मचारी के लिए 1974 में एक नियम दिया गया जिसमें कार्य के अधीन एक कंपनी में व्यक्ति को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए और हफ्ते में कितने? 48 घंटे, यानी 8 छंग 48, यानी एक दिन की छुट्टी, इतने घंटे काम करना चाहिए, ये नियम बनाया गया। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम बनाया गया है। तो कारखाना में काम करने वाला अधिनियम कब बनाया गया था? 1948। और अगला है हमारा क्वेश्चन, कर्मचारी के लिए भैया कि कारखाना अधिनियम में तो ये था कि आपको भाई कारखाने में आपको सारी चीजें सुरक्षा की रखनी, जूते, ग्लव्स, हेलमेट, ये सब चीजें रखनी पड़ेगी। वैसे कर्मचारी के लिए भैया आपको हमने कंपनी में सारी चीज रख दी, पर कम से कम आपको यूज भी करना। इसके लिए दोस्तों इन्होंने नियम बनाया 1996 में। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये सारी चीजें आपको मैंने समझाई है। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ISO का फुल फॉर्म। ISO का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरनेशनल, क्या होता है हमारा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यह इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जहां जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हमारा इसका सी ऑप्शन है दोस्तों। ये DMRC और UPRVN में 2015-2020 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हिंदी फुल फॉर्म यदि आपको लेना हो तो। दोस्तों आपको मैं इसको सही कर देता हूं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने ये 4th क्लास खत्म करी। दोस्तों यदि आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उन बच्चों तक पहुंचा दें जो हमारा मोटिव है कि हर गांव का बच्चा शिक्षा का अधिकार ले पाए और सब बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाए, क्योंकि इस बार है टोटल 50,000 भर्ती ITI वालों के लिए बिजली विभाग में। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, कल 8 बजे।